ये दुनिया चुप रहती कब है, कहने दो जो कहती है। नमस्कार, मैं मीनू शेखावत स्वागत करती हूँ आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। देखिए साथियों, जब हम लोग तैयारी करते हैं तो बहुत से लोग होते हैं जो हमें अलग अलग तरह से ताने मारते हैं। तो इस तरह से फ्रस्ट्रेट होके टेंशन में आके नहीं बैठना है। अभी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। हमें एकाग्रचित्त होकर अपनी पढ़ाई में लगे रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है। लोग ताने मारेंगे, सुनाएंगे, लेकिन एक तरफ से सुनना है, दूसरी तरफ से निकाल देना है। पढ़ना तो पड़ेगा, और मेरे साथ पढ़ना आप लोगों को थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आपको साथ ही साथ याद भी होता जाएगा। तो शुरू करते हैं हम गुर्जर प्रतिहार का पार्ट 2। गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? तो मंडोर को माना जाता है। मंडोर को गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक केंद्र किसने माना, अगर ये पूछे तो एच.सी. रे ने। एच.सी. रे जो थे, इन्होंने मंडोर को गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक केंद्र माना। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि इसकी अभिलेख, ये जानकारी किस में मिलती है? ऐहोल अभिलेख, रवि कीर्ति के द्वारा जो लिखा गया था। पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख था, ऐहोल अभिलेख। इसे किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने। ठीक है। इसके बाद में हमने एक बात कर ली थी कि हर्ष के समय में एक ह्वेनसांग नाम का विद्वान यहाँ पर आया था। यात्री समझ लीजिए। ये चीन का था, चीनी यात्री थे। इन्होंने यहाँ राजस्थान में भी यात्रा की। इन्होंने जो गुर्जर प्रदेश था, इसे क्या कहा था? कुचेलो। इसको याद रख लो, गुर्जर प्रदेश मेलो कुचेलो। याद रखने के एवज से बता रही हूँ, कोई इसको अदरवाइज मत ले लेना, ठीक है। और भीनमाल को, जो कि जालोर में पड़ता है, भीनमाल को इन्होंने कहा था पीलो मोलो। इसके अलावा आपको पता है भारत को इन्होंने क्या कहा था? भारत को इन्होंने कहा था मिन्तु। मिन्तु कहा था इन्होंने भारत को, ठीक है। अब बात करते हैं कि गुर्जर प्रतिहार का आदि पुरुष कौन था। गुर्जर प्रतिहार वंश में आदि पुरुष कौन हुए थे? तो गुर्जर प्रतिहार के आदि पुरुष थे, वो थे हरिश्चंद्र। बात करें अगर आदि पुरुष की, तो हरिश्चंद्र यहाँ के आदि पुरुष थे। मोहनोत नैणसी जो थे, उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया था। और ये जो 26 शाखाएं थी, इन्होंने मोहनोत नैणसी ने। अपनी मारवाड़ परगना विगत नाम की इनकी बुक थी, मारवाड़ परगना विगत, इसमें इसका उल्लेख किया था, ठीक है। इसमें इन्होंने 26 शाखाओं का वर्णन किया था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 26 शाखाएं, मोहनोत नैणसी 26 शाखाएं, गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई थी। इनमें से मुख्य मुख्य शाखाएं जो थी, वो थी
26 शाखाओं में मुख्य शाखाएं क्या थी? एक तो थी मंडोर, दूसरी थी उज्जैन, तीसरी थी कन्नौज और चौथी थी भीनमाल। इनमें से जो ये मंडोर शाखा थी ना, इसके आदि पुरुष या मूल पुरुष की बात करें तो वो थे हरीशचंद्र। ठीक है, ये जो हरीशचंद्र थे इसने रोहिल्लाब्दी की उपाधि धारण की थी। ये उपाधि इसने धारण कर रखी थी। तो अभी क्वेश्चन बनता है कि रोहिल्लाब्दी की उपाधि किस राजा ने धारण कर रखी थी? तो हरीशचंद्र ने। और हरीशचंद्र कौन था? गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष। ठीक है, इसके अलावा बात करें हरीशचंद्र के बारे में तो इसकी 2 रानियां थी। एक का नाम था भद्रा। भद्रा जो थी ना, ये छत्राणी थी। और दूसरी थी द्विजात्मा, ये ब्राह्मणी थी। इससे इसको कोई संतान नहीं हुई, लेकिन जबकि भद्रा से इनको 4 संतानें हुई, 4 पुत्र पैदा हुए। एक तो था भोगभट, दूसरे का नाम था दह, तीसरे का नाम था कक और चौथे का नाम था रज्जिल। जो ये रज्जिल था, इससे ही गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं का आगे का वर्णन मिलता है। इसके बाद से ही, इससे पहले से बहुत कम वर्णन मिलता है कि इन राजाओं ने क्या किया क्या नहीं किया। अब जो रज्जिल था, इसका पुत्र था नागभट्ट प्रथम, जो कि हरिश्चंद्र का पोता हुआ। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि हरिश्चंद्र के पोते का नाम नागभट्ट प्रथम। ये प्रथम याद रखना। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं, नागभट्ट के बारे में। इससे पहले नागभट्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा रज्जिल को देख लेते हैं। रज्जिल जो कि हरिश्चंद्र का पुत्र था। इस रज्जिल से ये ना मंडोर शाखा की वंशावली प्रारंभ होती है। अब देखिए, पहले तो हमने पढ़ा हरिश्चंद्र जो कि आदि पुरुष था, गुर्जर प्रतिहार का आदि पुरुष। अगर आदि पुरुष पूछे तो हरिश्चंद्र। अगर वंशावली किससे प्रारंभ हुई तो रज्जिल से। और इस रज्जिल ने ना राजसूय यज्ञ का भी आयोजन किया था। राजसूय यज्ञ का इसने आयोजन किया था। इसके बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हम नागभट्ट प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं जो बता रही हूँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट और बिल्कुल ऑथेंटिक बुक से बता रही हूँ। तो आप लोग इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके अलावा एग्ज़ाम में कुछ बनता भी नहीं है। तो आपको जो मैं बता रही हूँ इसको तो अच्छे से याद करना है। इसके अलावा अगर आप आगे कुछ याद करते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, तो आपका दायरा बढ़ेगा। वरना इनमें से एग्ज़ाम में आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, रज्जिल के बारे में हमने 2 बातें पढ़ी थी। रज्जिल से वंशावली प्रारंभ होती है मंडोर की, और रज्जिल ने ही राजसूय यज्ञ का आरंभ किया था। और आदि पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र। याद होना चाहिए साथ की साथ क्लास के अंदर एक साथ। अब बात करते हैं नागभट्ट की। तो नागभट्ट जो था मंडोर में, इसने मंडोर पर अधिकार किया था। यह मंडोर का वास्तविक शासक था।
अवास्तविक शासक की बात पूछ ले तो नागभट्ट प्रथम, या वास्तविक संस्थापक पूछ ले, शासक की जगह आप संस्थापक कर लीजिए। ठीक है। फिर इसके बारे में एक बात और है कि इसने मेड़ता को राजधानी बनाया था। और उज्जैन शाखा का भी यही संस्थापक था। ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसकी ये 3 ही बातें हैं कि मंडोर का वास्तविक संस्थापक था, मेड़ता को इसने राजधानी बनाया, और उज्जैन शाखा का इसने की स्थापना की। इसके अलावा नागभट्ट में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर डबल स्टार ही लगाने हैं आपको तो इस पर लगा लीजिए, मेड़ता को इसने राजधानी बनाया। अब बात करते हैं वत्सराज के बारे में। इसकी टाइमिंग थी 783 से 795 ईस्वी तक। इस वत्सराज के टाइम में जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो चला था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल थे, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन था कौन नहीं था, तो ये आपको याद रखना है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है। इसके अलावा इसने जालोर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जाबालीपुर। ठीक है। जैन मंदिर जो ओसिया के अंदर जैन मंदिर थे, उसका निर्माण भी इस वत्सराज ने करवाया था, ओसिया के। इसको 2 उपाधियां भी मिली हुई थी। एक तो इसने रणहस्तिन भी कहते थे इसको, रणहस्तिन ये उपाधि थी इसकी। रणहस्तिन का मतलब था जब ये युद्ध में लड़ने जाता था ना रण के अंदर, तो हाथी के समान ये मतलब युद्ध करता था। और एक इसको जय वराह, ये दुग्गल ने दी थी इसको उपाधि जय वराह। ये 2 उपाधियां ध्यान में रखना इसकी, रणहस्तिन और जय वराह, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा ये शैव मत को मानने वाला था। वत्सराज शैव मत को मानने वाला था, शैव अनुयायी था। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिख दिया है कि त्रिपक्षीय संघर्ष वत्सराज के समय में हुआ, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पीपीआर। पीपीटी याद रखते हैं ना, पीपीआर याद रख लेना। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। जालोर को इसने राजधानी बनाया। जालोर का पुराना नाम पूछते हैं अक्सर, जाबालीपुर था। प्रतिहार वंश का ये वास्तविक संस्थापक था। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पता है अभी मैंने आपको पहले भी एक वास्तविक संस्थापक के बारे में बताया था, वो था मंडोर शाखा का वास्तविक संस्थापक। वो था मंडोर शाखा का वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। और जो रज्जिल था, जो कि नागभट्ट प्रथम के पिता थे, उनसे मंडोर शाखा की वंशावली प्रारंभ होती है। और रज्जिल के भी जो पिता थे हरिश्चंद्र, उनसे वो जो थे गुर्जर प्रतिहार शाखा के आदि पुरुष माने जाते हैं। अब बात करें आदि पुरुष की, तो हरिश्चंद्र मंडोर शाखा का वास्तविक संस्थापक था, तो नागभट्ट प्रथम। और अगर गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक पूछे तो वत्सराज। याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ढंग से सुन, ध्यान से सुनिए इसको ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है। वत्सराज ने जैन मंदिर बनाए ओसिया, जो कि जोधपुर के अंदर है, वहाँ पर। और ये शैव मत के अनुयायी था, मैंने आपको बताया था शैव मत का अनुयायी भी था ये। वो से वत्सराज, वो से शैव वो। उपाधि इसने धारण की थी रणहस्तिन और जयवराह की। रणहस्तिन का मतलब था कि रण में हाथी की तरह लड़ता था,
और जयवराह जो उपाधि थी इसको दुग्गल ने दी थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक इसी के समय में उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला की रचना की थी। कुवल्यमाला, इसका टाइम पीरियड बताऊंगी आपको, 778 ईस्वी। ठीक है। और एक हरिश्चंद्र पुराण की रचना की थी जिनसैन सूरी ने। हरिवंश पुराण, इसका टाइम पीरियड है 783 ईस्वी। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि राधनपुर और बन्नी डिंडोरी के जो अभिलेख मिले हैं वो इसी के टाइम के मिले हैं। बन्नी डिंडोरी के अभिलेख। ठीक है। इसके अलावा एक बात और है कि जो वत्सराज थे इनको पराजित किया था ध्रुव ने, जो कि राष्ट्रकूट का राजा था। ध्रुव ने इनको पराजित किया था, ये राष्ट्रकूट था, राष्ट्रकूट राजा था ध्रुव। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। और इसी के टाइम में जो इसने जब इसको पराजित कर दिया था ना वत्सराज को, तभी इसने बनी डिंडोरी और राधनपुर वाले अभिलेख लिखवाए थे। और उन अभिलेखों में इसकी पराजय का, वत्सराज की पराजय का वर्णन है। बनी डिंडोरी और राधनपुर अभिलेख उसी पराजय का वर्णन करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय के बारे में, जो कि वत्सराज के पुत्र थे। इनका टाइम पीरियड था 795 से 833 ईस्वी, जबकि वत्सराज का टाइम था 785 ईस्वी से लेकर 795 तक, 785 से 795 तक, सॉरी 783 से 795 तक। और नागभट्ट का टाइमिंग था 795 से 833 तक। ये क्वेश्चन आते नहीं है एग्ज़ाम में, इनके बारे में ही पूछा जाता है। इनके टाइम पीरियड के बारे में अभी तक तो एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। तो चलिए बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय के बारे में। इसने एक उपाधि धारण की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, परम भट्टारक महाराजाधिराज। परमेश्वर, ये उपाधि इसने धारण की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया था। इससे पहले हमने एक पढ़ा था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने इसने कौन सी राजधानी बनाई थी? इन्होंने बनाई थी मेड़ता को राजधानी। अब मैंने इसको कैसे याद रखा, देखिए क्योंकि एग्ज़ाम में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। एग्ज़ाम सेंटर पर जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रथम था सेकंड था, तो बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। मैंने इसको इस तरह से याद रखा है, नागभट्ट प्रथम है ना, तो प्रथम में 1 लगता है, तो इसकी मात्रा में भी एक ही डंडा है, मतलब एक ही मात्रा लगेगी। और नागभट्ट द्वितीय है, इसमें दो लाइनें लगेंगी, तो यहाँ पे मात्रा में भी 2 मात्राएं लगेंगी, कन्नौज। तो वहाँ हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इतना तो याद रहता है कि कन्नौज थी या मेड़ता थी। अब प्रथम की थी या द्वितीय की थी ये नहीं याद रहता। तो इसको इसी तरह से याद रखिए कि नागभट्ट प्रथम में एक लगता है तो एक ही मात्रा, और कन्नौज में दो मात्राएं लगती है, तो नागभट्ट द्वितीय। ठीक है। इसका जो दरबार था ना नागभट्ट का, जब इसका दरबार लगता था तो इसके दरबार को कहते थे नागावलोक।
नागावलोक का दरबार। सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता रहा है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने गंगा जल में समाधि ली थी। तो वो थे नागभट्ट द्वितीय। इसके बारे में एक बात और है, मुसलमानों के विरुद्ध जो इनका संघर्ष का प्रमाण था वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है खुमान रासों में। इसको मैंने आपको याद भी करवाया था कि खुमान रासो किसका लिखा हुआ है? दलपत विजय। जिसके पास दल होता है वो विजय प्राप्त करता है और उसे क्या हो जाता है? खुमान हो जाता है, मतलब कि गर्व हो जाता है। ठीक है। और एक इसको करण की उपाधि भी मिलती है ग्वालियर अभिलेख में, क्योंकि ये दान बहुत करता था। तो नागभट्ट द्वितीय को करण की उपाधि। ये ग्वालियर प्रशस्ति में मिलती है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका एक पार्ट 3 हो रहेगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी ऐसे शॉर्ट वीडियोस लाती रहूं और आपको हैंड टू हैंड क्लास के अंदर ही याद करवाती रहूं। थैंक यू। बाय बाय।